आज लेके आए हम उत्तराखंड इतिहास की 10वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक वंश कुनिंद, है ना। जो ये कुनिंद है ये उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक वंश है भाई, है ना। और ये राजनीतिक वंश जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। और साक्ष्यों के अनुसार अगर देखा जाए तो कई जगह जो है 1500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी भी होता है लिखा हुआ, है ना। तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इनको 3 कालखंडों में विभक्त किया जाता है, उन 3 कालखंडों की भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम यार ये जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे कि ये कुनिंद वंश जो है था कहाँ पर, किस क्षेत्र में जो है इन्होंने शासन किया है ना। तो हम थोड़ा सा इंडिया के मैप में ही देख लेंगे इसको, थोड़ा सा मैं इंडिया मैप बनाऊंगा यहाँ पे और इस पर जो है गौर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं भारत में इस क्षेत्र में जो है कुनिंद राजवंश क्या करता था, शासन करता था भाई। तो यहाँ मुंज पर्वत क्या आएगा, उत्तर में आएगा मुंज पर्वत, या फिर इसी को जो है कहीं कहीं पे जो है मुंजावत भी होगा लिखा हुआ, ठीक है ना। और दक्षिण में आपका क्या आएगा, शत्रुघ्न, है ना। शत्रुघ्न नगर आ जाएगा आपका, दक्षिण में शत्रुघ्न नगर आ जाएगा। ये क्या कहते हैं यूपी में पड़ता है ना। और अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो है यहाँ पे आप ये मान के चलो कि काली नदी, है ना, काली नदी जिसे शारदा भी कहा जाता है। और पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में जो है, पश्चिम में कौन सी नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी। तो ये जो है आपका क्या है, कुनिंद राजवंश का जो है यहाँ पे इस क्षेत्र में फैले हुए थे। अगर हम यहाँ पे देखो तो आपको पता होगा यहाँ से काली नदी इस तरीके से बहती है, तो ये मान के चलो कि यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है। और यहाँ पे नीचे देखें तो शत्रुघ्न नगर, जो शत्रुघ्न नगर है इसको जो है पहले प्राचीन काल में शत्रुघ्न नगर कहते थे, लेकिन अभी इसको क्या कहा जाता है, सहारनपुर। हम यूपी के सहारनपुर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये काली नदी है जो नेपाल में और उत्तराखंड के बॉर्डर, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में पहले बॉर्डर बनाती है, फिर नेपाल में जाके जो फिर उत्तराखंड के यूपी में, भारत के यूपी में आती है और उसका गंगा नदी से संगम बनाती है। सतलुज नदी आपको पता होगा, सतलुज नदी यहाँ से आती है इस तरीके से। तो ये वाला एरिया सतलुज नदी का, तो आप ये मान के पर्वत जो है अगर हम ये देखें महाभारत, है ना, एक तो महाभारत और दूसरी बात करें तो ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद और महाभारत में जो क्या कहते हैं मुंज पर्वत है या मुंजावत है, इसका वर्णन किया गया है। और अगर देखा जाए तो ऋग्वेद और महाभारत में जो मुंज पर्वत या मुंजावत है वो किसे कहा गया है, ये कहा गया है कि ये हिमालय का एक क्या था, हिस्सा था। ये मुंज पर्वत या मुंजावत हिमालय का एक हिस्सा था, यानी कि एक पर्वत था जो हिमालय का हिस्सा हुआ करता था। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि उत्तर में ये हिमालय पर्वत के आसपास फैला हुए थे जो कुनिंद थे, पूर्व में ये काली नदी तक फैले थे, पश्चिम में ये सतलुज नदी तक फैले थे, और दक्षिण में ये शत्रुघ्न नगर यानी कि सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर तक फैले हुए थे, ठीक है ना। तो ये इनका मतलब ये मान के चलो आप लोग कि ये वाला एरिया था, इस एरिया में ये क्या कहते हैं कुनिंद वंश लोग जो है शासन करते थे, और इसी को उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश माना गया है ना। इनका जो कार्यकाल था वो 1500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था। तो इनको हम 3 कालखंडों में विभक्त करते हैं। पहला देखो प्राचीन कुनिंद काल, जो प्राचीन कुनिंद काल था, है ना, पहला काल पहले भाग में बांटा गया है, प्राचीन कुनिंद काल। ये प्राचीन कुनिंद काल था आपका 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक। इस समय का जो काल था ये था आपका प्राचीन कुनिंद काल। जो दूसरा मध्यकालीन कुनिंद काल, जो मध्यकालीन कुनिंद काल था ये 900 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं पे 200 ईसा पूर्व तक भी लिखा होता है और कहीं कहीं के 300 ईसा पूर्व तक होगा लिखा हुआ, है ना। और तीसरा क्या आएगा आपका उत्तरकालीन कुनिंद। जो उत्तरकालीन कुनिंद थे इनका जो समय अवधि बताई गई है, ये बताई गई है आपकी 300 ईसा पूर्व से और 200 ईस्वी तक, या फिर आप 200 ईसा पूर्व, यहाँ पे कहीं कहीं पे 300 ईस्वी भी होता है लिखा हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो हमारा कुनिंद राजवंश था इसको 3 काल क्रमों में विभक्त किया गया है। पहला प्राचीन कुनिंद काल, फिर मध्यकालीन कुनिंद काल, फिर उत्तरकालीन कुनिंद काल। तो इनके हिसाब से हम पहले जरा इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जरा प्राचीन कुनिंद काल के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो 900 ईसा पूर्व। इस काल के बारे में आप लोगों ने महाभारत के बारे में सुना होगा, है ना। जैसे आपकी महाभारत है ना, जिसमें कौरव पांडवों का युद्ध भी हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा, शायद जीके में कई बार प्रश्न पूछा गया कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था। तो महाभारत का जो युद्ध है वो 350 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 350 ईसा पूर्व नहीं, 950 ईसा पूर्व में। 950 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में हुआ था। आप ये काल देख रहे होंगे 1500 ईसा पूर्व से और 900 ईसा पूर्व तक है। तो आपके काल जो है ईसा पूर्व में क्या होते हैं, घटते हुए आएंगे। तो 950, फिर 950 से 900 आएंगे, फिर 900 से नीचे आएंगे। तो 950 ईसा पूर्व इनके बीच में आ रहा है। तो इसी समय कोई महाभारत का युद्ध हुआ था 950 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे महाभारत काल में क्या कहा गया कि महाभारत का एक वन पर्व सुना होगा, ठीक है ना, वन पर्व। ये महाभारत के 18 पर्वों में क्या था आपका तीसरा पर्व है। तीसरा पर्व
महाभारत के 18 पर्वों में जो तीसरा पर्व है उसी को वन पर्व कहा गया है। और इस वन पर्व में क्या किया गया है, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं इस वन पर्व में खास क्या है कि पांडवों के जो 12 वर्ष का वनवास था, 12 वर्ष का वनवास था, है ना, उसके इसमें चर्चा की गई है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष क्या था इसमें, अज्ञातवास था, है ना, अज्ञातवास था। तो इसका जो इसमें जो है वर्णन किया गया है। और इसी वन पर्व में क्या कहा गया है, इसी वन पर्व में जिसमें पांडवों के 12 वर्ष के वनवास का वर्णन किया गया है, इसी वन पर्व में क्या किया गया है कि एक मतलब जो राजा थे, राजा सुबाहु जो कुनिंद वंश के थे, राजा सुबाहु का क्या मिलता है इसमें उल्लेख मिलता है। ये तो राजा सुबाहु का उल्लेख तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा क्या मिलता है इसमें कि राजा सुबाहु के जो पुत्र थे, राजा सुबाहु के पुत्र थे कौन, राजा विराट। कौन थे, राजा विराट। और राजा विराट का भी क्या मिलता है इसमें उल्लेख मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजा विराट थे, है ना, अभी जो अगर हम रवाई जौनपुर, उत्तराखंड के रवाई जौनपुर की बात करें और जौनसार की बात करें तो जौनसार में एक नाम आपने सुना होगा बार बार, बहराट खाई, है ना। जो बहराट खाई है उसका नाम राजा विराट के नाम पे ही पड़ा हुआ, वहाँ पे राजा विराट का शासन हुआ करता था। और जो ये बहराट खाई है ये कहाँ पड़ता है, चक्राता के पास पड़ता है। चक्राता के पास जो बहराट खाई है वहाँ पर राजा विराट शासन करते थे। और आप लोगों ने महाभारत में सुना भी होगा कि महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास में गए थे तो राजा विराट के पास ही गए थे, है ना। तो राजा विराट के पास गए थे, तो इसी समय जो इस क्षेत्र में पांडव रहते थे वहीं पर राजा विराट रहते थे। तो वो जो है किस वंश के थे, राजा विराट प्राचीन कुनिंद वंश के थे, है ना, कुनिंद वंश के थे। और कुनिंद वंश के वो किसके पुत्र थे, राजा सुबाहु के थे, और ये भी कुनिंद वंश के थे। तो इनका जिक्र जो इस तरीके से महाभारत के वन पर्व में मिलता है, ठीक है ना। तो एक चीज तो जाए तो इसी महाभारत में जो कुनिंद है ना, कुनिंदों को द्विज कहा गया है। महाभारत में क्या कहा गया है कि जो कुनिंद है, कुनिंदों को क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। और जबकि कुनिंद नरेश जो थे, यानी कि जो क्या थे आपके कुनिंद नरेश थे, है ना, मतलब कुनिंदों के जो राजा थे उन्हें क्या कहा जाता था, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। किसमें, महाभारत में। तो ये महाभारत के लिए पहले इतनी चीजें याद रखना, ये महाभारत के टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके विष्णु पुराण में जो पुनिंद है, पुनिंदों को क्या कहा गया है, पुलिंदोपश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। में प्रश्न बनेगा कि विष्णु पुराण में पुनिंदों को किस कुनिंद वंश को या कुनिंद वंश के शासकों को किस नाम से जो है संबोधित किया गया है, तो पुलिंदोपश्य नाम से जो है संबोधित किया गया। तो विष्णु पुराण में भी और क्या कहते हैं महाभारत में भी प्राचीन कुनिंद काल का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है ना। पहली बात, कुनिंद वंश जो था इसका शासन लगभग जो है 900 ईसा पूर्व से और 200 ईसा पूर्व तक होगा। कहीं कहीं पे 300 ईसा पूर्व भी होगा लिखा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो मध्यकालीन कुनिंद वंश था, आप ये मान के चलो कि आप लोगों ने सुना होगा मौर्य काल, ठीक है ना। जो मौर्य काल था, मौर्य काल कब से कब तक चलता है, 322 ईसा पूर्व से और आप ये बोल सकते हो 185 ईसा पूर्व तक, है ना। ये आपका क्या चलता है, मौर्य काल चलता है। तो ये मान के चलिए आप लोग कि ये जो है मध्यकालीन कुनिंद वंश जो थे ये मौर्य काल के समकालीन थे, है ना। मौर्यों के क्या थे, ये समकालीन थे, यानी कि मौर्यों के टाइम में जो है ये थे। तो इसमें क्या है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पुस्तक का, जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये किसकी थी, अर्थशास्त्र पुस्तक, है ना। अर्थशास्त्र क्या है, एक पुस्तक है। और किसकी पुस्तक थी ये, आप ये बोल सकते हो कि विष्णुगुप्त बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप क्या बोल सकते हो, चाणक्य। विष्णुगुप्त को ही क्या कहा जाता है, चाणक्य। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। और आपको पता होगा कि जो विष्णुगुप्त थे या चाणक्य थे, इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठाया था, धनानंद को राजगद्दी से हटाकर, है ना। उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। तो उसी समय जो है आप ये समझ लो कि मौर्य काल के समय जो है, इस समय क्या है आप लोग देखो 322 ईसा पूर्व से 185, और ये देखो 200 ईसा पूर्व से पहले की बात हो रही है। तो मौर्यों के टाइम में जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, इनका जो है क्या मिलता है, जिक्र मिलता है, यानी कि कुनिंदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किसमें, विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में। ने या फिर चाणक्य ने इनको क्या कहा, कुलिंद कहा, है ना। क्या कहा, कुलिंद। तो यानी कि कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि जो अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त की जो मौर्य काल के समय की है, उसमें जो है कुनिंदों को क्या शब्द का प्रयोग किया गया अर्थशास्त्र में, या विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने, तो कुलिंद शब्द का प्रयोग किया। आपने क्या सुना होगा, अष्टाध्यायी, है ना। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, अष्टाध्यायी एक क्या है भाई, एक व्याकरण का ग्रंथ है। ये क्या है आपका, व्याकरण का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है, व्याकरण का ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ने, है ना। पाणिनि क्या कहते हैं कि जो कुनिंद थे, है ना, जो कुनिंद राजवंश थे या कुनिंद शासक थे, जो कुनिंद शासक थे, कुनिंद शासक क्या कहते हैं, मौर्यों के अधीन कार्य कर रहे थे, है ना। मौर्यों के अधीन एक मतलब राज्य बोल सकते हो आप लोग, या प्रांत बोल सकते हो।
एक राज्य या प्रांत के रूप में क्या थे, कार्यरत थे भाई, कार्यरत थे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना कि अष्टाध्यायी में कुनिंद कौन थे, तो मौर्यों के अधीन कार्य करने वाले एक मतलब राजवंश था, है ना। अशोक का कालसी शिलालेख, कालसी, अशोक के कालसी शिलालेख की बात करते हैं, है ना। कालसी शिलालेख जो देहरादून के विकास नगर के पास है, कालसी शिलालेख किसका है, अशोक का है। और अशोक कौन थे भाई, अशोक भी क्या थे, मौर्यकालीन शासक थे। ये भी कौन से शासक थे, मौर्यकालीन शासक थे। अशोक भी मौर्यकालीन एक महान शासक थे। अब अशोक का एक शिलालेख है कालसी में, है ना, जो कालसी में आपका यमुना नदी और टोंस नदी के, यमुना नदी के किनारे, वैसे टोंस नदी भी बोल सकते हो आप लोग, कालसी में। तो इस जो कुनिंद है, कुनिंद मौर्यों के अधीन थे। पहली बात तो ये यहां से साबित होती है कालसी शिलालेख से कि कुनिंद कौन थे, मौर्यों के अधीन थे। और इस क्षेत्र को, यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जहाँ पे कुनिंद रहते थे, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, इस शिलालेख में अपरांत कहा गया है। इस क्षेत्र को क्या कहा गया, अपरांत कहा गया है। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है, क्या कहा गया, पुलिंद। ये आपको ध्यान रखना है। अशोक का जो कालसी शिलालेख है उसमें इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो अपरांत कहा गया है। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है, पुलिंद कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जरा उत्तर कालीन कुनिंद। जो उत्तरकालीन कुनिंद है, इनका जो शासन था ये कब से कब तक रहा होगा, तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, है ना। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के जो कुनिंद थे उनको उत्तरकालीन कुनिंद कहा गया। ध्यान रखना उत्तरकालीन कुनिंद जो है कौन से थे, ठीक है ना। यहाँ पे 200 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व भी लिखा गया है, कहीं कहीं पे जो है 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व भी लिखा। देखो एक पुस्तक है भारत का भूगोल, और ये जो भारत का भूगोल है क्या है, एक पुस्तक है। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये पुस्तक किसकी है, टॉलमी की है। किसकी है, टॉलमी, है ना। इस पुस्तक में टॉलमी ने कहा है कि दूसरी शताब्दी में ब्यास नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, इनके ऊपरी भाग में कुनिंद शासन करते थे। कौन करते थे, कुनिंद शासन करते थे। तो ये प्रश्न यहाँ से इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ब्यास नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, किसने कहा कि इनके ऊपरी क्षेत्रों में जो है कुनिंद शासन करते थे, तो किसने कहा था, टॉलमी ने कहा था। और किसमें कहा था, भारत का भूगोल नामक पुस्तक में कहा था। अब इंडिया के मैप में थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप बनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे देखना आप लोग किस क्षेत्र में टॉलमी ने क्या कहा था। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे इंडिया के मैप में, तो इंडिया के मैप में देखो तो ब्यास नदी जो है, आपको पता है ब्यास नदी, ये थोड़ा सा इंडिया के मैप में बनाया है, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, लगा होगा इंडिया के मैप है ना। ब्यास नदी कहाँ पे है भाई, ब्यास नदी यहाँ पे इस क्षेत्र में, यहाँ पे आपकी कौन सी नदी, ब्यास नदी, है ना। दूसरा आपने क्या बोला, गंगा नदी, तो गंगा नदी यहाँ पे उत्तराखंड की, है ना। ऐसे करके आपकी ये आपकी क्या है, गंगा नदी है। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या है आपकी ये वाली, ये यमुना नदी है ना। तो इन्हीं क्षेत्र, इन्हीं एरिया के जो है ऊपरी भागों में जो है कुनिंद शासन करते थे। और अगर आप यहाँ पे देखो, जो मैंने शुरू में बताया था, तो शुरू में भी लगभग इसी एरिया में बताया था, है ना। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ही जो है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अपने आप में। तो ब्यास नदी और गंगा नदी और यमुना नदी के ऊपरी भागों में कुनिंदों का शासन होता था। ये बात किसने कही थी, टॉलमी ने कही। आप लोग देखना, एक आता आपका भरतपुर अभिलेख, ठीक है, भरतपुर अभिलेख, और एक आता आपका मथुरा अभिलेख, ठीक है। ये दो अभिलेखों की बात करते हैं जरा। एक भरतपुर अभिलेख है और एक मथुरा अभिलेख है। ये दोनों के दोनों अभिलेख किसके हैं, आप लोगों ने सुना होगा पुष्यभूति शुंग, है ना। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, पुष्यभूति शुंग, है ना। अगर हम बात करें ये भरतपुर अभिलेख, तो ये कहाँ पे आपका, राजस्थान में है। भरतपुर अभिलेख राजस्थान में, और मथुरा अभिलेख कहाँ पे है, यूपी में। तो जो पुष्यभूति शुंग है, पुष्यभूति शुंग के भरतपुर अभिलेख और मथुरा अभिलेख में भी क्या है, किसकी, जो आपके कुनिंद है, कुनिंदों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, कुनिंदों की जानकारी मिलती है। अगर आप इसकी बात करोगे ना, ये पुष्यभूति शुंग, पुष्य वंश था जो, पुष्यभूति जो था, है ना, इसमें जो है आप लोगों ने वर्धन वंश का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन के बारे में भी सुना होगा। जो हर्षवर्धन है, उन्होंने कश्मीर तक शासन किया था भाई, हर्षवर्धन ने कश्मीर तक शासन किया था। और जो भरतपुर अभिलेख है ना, ये राजस्थान में, उसमें हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी मिलती है। और जब कश्मीर तक के शासन के बारे में जानकारी मिलेगी, तो सीधी सी बात है, यहाँ इस क्षेत्र की जानकारी तो उसमें मिलेगी। तो उसी में कहा गया था कि कुनिंद जो है क्या है, कुनिंदों के बारे में भी यहाँ पे क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। पुष्यभूति शुंग के भरतपुर अभिलेख में और मथुरा अभिलेख में। पूछेगा पुष्यभूति शुंग के किस अभिलेख में जो है कुनिंदों की जानकारी मिलती है, एग्जाम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसका।
तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम जो अभी कुनिंद वंश के जो मतलब सिक्के हैं वगैरह हैं उनके बारे में भी जानकारी और बहुत सारी चीज़ें अभी बची है कुनिंदों के, क्योंकि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही।